प्रिय व्यूवर्स, आपके लिए प्रयागराज शाखा पर ऑफलाइन बैच के संबंध में सूचना। हिंदी माध्यम में सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच 10 की शुरुआत 7 सितंबर को सुबह 11:15 बजे से होने जा रही है। वहीं हमारे अंग्रेजी माध्यम जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच 3 की शुरुआत 8 सितंबर सुबह 11:30 बजे से होने जा रही है। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। कथन 2, इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और कॉरपोरेट नागरिकों, व्यक्तियों को शामिल करना है ताकि हमारी विरासत और पर्यटन को और अधिक टिकाऊ बनाने की जिम्मेदारी ली जा सके। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी एचएफसी के उत्पादन और खपत में कटौती करके इसे चरणबद्ध तरीके से कम करना है। कथन 2, ओजोन परत के क्षरण पर इसके जीरो प्रभाव को देखते हुए एचएफसी का उपयोग वर्तमान में एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और फोम इंसुलेशन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी एचसीएफसी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा रहा है। हालांकि यह शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कार्यक्रम मूल रूप से एक बिना शर्त वाला और एक स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसका क्षेत्र विस्तार काफी बड़ा है। कथन 2, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंधन के साथ साथ यील्ड वक्र के स्थिर और व्यवस्थित विकास को प्राप्त करना है। और कथन 3, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति करता है जो बदले में यील्ड को कम रखता है और सरकार की उधार लागत को कम करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, आईडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में योगदान करने के लिए सरकार की एक पहल है। कथन 2, इसका उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों पर विशेष ध्यान देने के साथ उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। कथन 3, इसे रक्षा नवाचार संगठन यानी डीआईओ और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और यह डीआईओ की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगा। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, मोपला विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम जोतदार थे जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। कथन 2, उनकी शिकायतें कार्यकाल की सुरक्षा की कमी, अधिक किराया, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी वसूली के आसपास केंद्रित थी। कथन 3, मोपला आंदोलन का उस समय चल रहे खिलाफत आंदोलन में विलय हो गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, ओणम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है। कथन 2, यह मलयालम कैलेंडर कोल्लावर्षम के अंतिम महीने चिंगम के दौरान मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, मरुस्थलीकरण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1, यूएनसीसीडी के 14वें कॉप द्वारा हस्ताक्षरित 2020 के दिल्ली डिक्लेरेशन में भूमि के बेहतर उपयोग और प्रबंधन का आह्वान किया गया और जेंडर सेंसिटिव परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर जोर दिया गया। कथन 2, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्रोग्राम 2010 में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करना है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, टाइग्रे क्षेत्र संघर्ष को लेकर चर्चा में है। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, इथियोपिया। अगला प्रश्न था, ZY कोविडी वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे जाइडस कैडिला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। कथन 2, यह दुनिया की दूसरी डीएनए वैक्सीन है। और कथन 3, यह 3 खुराक वाली वैक्सीन है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न था, मिशन शक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश।
अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार खोजने के लिए स्थापित किया गया था। कथन 2, इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना एकत्रित करना और अपडेशन करना तथा खनिज संसाधन का आकलन करना है। और कथन 3, इसका मुख्यालय कोलकाता में है और यह पुरातत्व मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1 और 2 और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 1 और 2। 170 साल पुराने प्रमुख भूवैज्ञानिक संस्थान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्ष 2020 में जीएसआई मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। संस्थान ने इस ऐप को समय समय पर अपग्रेड करके खुद को जनता के लिए सुलभ बनाने और डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वर्ष 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार खोजने के लिए स्थापित किया गया था। जीएसआई का मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना एकत्रित करना और अपडेशन करना तथा खनिज संसाधन का आकलन करना है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में स्थित हैं। वर्तमान में जीएसआई खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 1 और 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय है। कथन 2, यह केरल में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। और कथन 3, इसकी स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का ने की थी। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3 और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 3। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ विजयनगर जिले में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्मारकों का दौरा किया। 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। हम्पी विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। हम्पी की स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 में की थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 फैल रहा है। कथन 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2014 में भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2 और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोकथाम के उपाय के रूप में अफगानिस्तान से लौटने वालों को मुफ्त पोलियो टीका लगाने का फैसला किया है। केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जहां वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2014 में भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष 22 अगस्त को मनाया जाता है। कथन 2, संस्कृत सर्वाधिक कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है। और कथन 3, संस्कृत शास्त्रीय और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 2 और 3। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। संस्कृत एक प्राचीन भारतीय भाषा है जो इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह से संबंधित है। विश्व संस्कृत दिवस हर साल श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 22 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर मनाया गया। संस्कृत सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है। संस्कृत शास्त्रीय और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके तहत सौर कृषि वाटर पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के प्रावधान किए गए हैं। कथन 2, यह योजना बिजली की कृषि खपत पर डिस्कॉम्स के सब्सिडी के बोझ को कम कर सकती है। और कथन 3, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3
और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा संयंत्रों, सौर कृषि वाटर पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के प्रावधान किए गए हैं। इसके माध्यम से किसान सब्सिडी वाली बिजली पर कम निर्भर होंगे। पीएम कुसुम योजना कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी के बोझ को कम करके बिजली वितरण कंपनियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करेगी। यह योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मधुर कटी चटाई मुख्य रूप से महिष जाति के बुनकरों द्वारा और खास तौर पर महिलाओं द्वारा बुनी जाती है। कथन 2, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने मधुर काठी चटाई के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? ऑप्शन हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। हाल ही में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के संभाग की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मधुर कटी चटाई मुख्य रूप से महिष जाति के बुनकरों द्वारा और खासतौर पर महिलाओं द्वारा बुनी जाती है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने मधुर काठी चटाई के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मध्यम उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनमें निवेश लिमिट 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार सीमा 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। कथन 2, सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनमें निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार सीमा 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? ऑप्शन हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड के शुभारंभ को संबोधित करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र को उसका सही स्थान दिया है। सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनमें निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार सीमा 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। लघु उद्यम में निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार सीमा 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। मध्यम उद्यम में निवेश सीमा 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार सीमा 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। कथन 2, इससे पहले 1931 तक की हर जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 11 दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। इससे पहले 1931 तक की प्रत्येक जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। हालांकि 1941 में जाति आधारित आंकड़े एकत्र तो किए गए थे लेकिन प्रकाशित नहीं किए गए। ऐसी जनगणना के अभाव में अन्य पिछड़ा वर्ग और इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न समूहों और अन्य की आबादी की कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के कुछ अन्य अनुमान नेशनल सैंपल सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मालाबार अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। कथन 2, यह अभ्यास 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ और 2015 में जापान के शामिल होने के साथ ही त्रिपक्षीय प्रारूप में आयोजित किया जाने लगा। और कथन 3, यह क्वाड समूह की औपचारिक ग्रुपिंग का एक हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और डी केवल 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2।
मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत गुआम पहुंचे हैं, जिसमें क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के सभी 4 सदस्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 2020 से भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास 26 अगस्त से शुरू होगा। मालाबार अभ्यास भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो बारी बारी से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ। 2015 में जापान के शामिल होने के साथ ही इस अभ्यास का त्रिपक्षीय प्रारूप में विस्तार हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य स्वतंत्र, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करना और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध रहना है। क्वाड भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक डायलॉग है। इसके तहत स्वतंत्र, ओपन और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र की संकल्पना की गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, भूकंपों के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मैग्नीट्यूड स्केल को मर्केली स्केल के रूप में जाना जाता है। यह स्केल भूकंप के दौरान जारी हुई ऊर्जा से संबंधित है, जिसे पूर्ण संख्या 0 से 10 में दर्शाया जाता है। कथन 2, तीव्रता स्केल या रिक्टर स्केल घटना से होने वाली विजुअल क्षति की गणना करता है। तीव्रता स्केल की रेंज 1 से 12 तक है। और कथन 3, सिस्मोग्राफ का कार्य जिगजैग ट्रेस रिकॉर्ड करना है। यह उपकरण जमीन के दोलनों के अलग अलग आयाम को दर्शाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस साल के अंत तक भारत में 35 भूकंपीय वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में देश में ऐसी 100 अतिरिक्त वेधशालाएं और बनाई जाएंगी। भूकंपीय तरंगें भूकंप से हुआ कंपन है। ये तरंगें पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। इन्हें सिस्मोग्राफ नामक उपकरणों पर दर्ज किया जाता है। सिस्मोग्राफ का कार्य जिगजैग ट्रेस रिकॉर्ड करना है। यह उपकरण जमीन के दोलनों के अलग अलग आयाम को दर्शाता है। भूकंप की घटनाओं को मैग्नीट्यूड या तीव्रता के अनुसार मापा जाता है। मैग्नीट्यूड स्केल को रिक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है। यह स्केल भूकंप के दौरान जारी हुई ऊर्जा से संबंधित है, जिसे पूर्ण संख्या 0 से 10 में व्यक्त किया जाता है। तीव्रता स्केल या मर्केली स्केल भूकंप की घटना के कारण होने वाली विजुअल क्षति की गणना करता है। तीव्रता स्केल की रेंज 1 से लेकर 12 तक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अंतिम प्रश्न है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की 4 साल की पाइपलाइन शामिल है। कथन 2, एनएमपी सरकार की परिसंपत्ति मोनेटाइजेशन पहल के लिए एक मीडियम टर्म रोड मैप के रूप में भी काम करेगा। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च किया। इसमें केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की 4 साल की पाइपलाइन शामिल है। निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के अलावा एनएमपी सरकार की परिसंपत्ति मोनेटाइजेशन पहल के लिए मीडियम टर्म रोड मैप रोड के रूप में भी काम करेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कथन 2, एनटीपीसी लिमिटेड 2010 में महारत्न कंपनी बन गई। और कथन 3, भारत में केवल नवरत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू कंपनी ही महारत्न कंपनी बन सकती है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शन हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।